सोचिए, एक भूताहा मुर्दा घर, एक ऐसी खिड़की जिसे खोलना मना है, और इंसाफ के लिए एक भटकती हुई आत्मा। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद रातों की नींद उड़ जाए। तो सब कुछ शुरू होता है बस इस एक चेतावनी से। ये शब्द जनपद सिविल अस्पताल के उन सुनसान गलियारों में गूंजते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसे गहरे और परेशान करने वाले रहस्य की जिसे कोई भी छेड़ना नहीं चाहता। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, अस्पताल का रहस्य। जरा सोचिए, एक पुराना, बिल्कुल टूटी फूटी हालत में पड़ा अस्पताल का मुर्दा घर, और यहाँ आती है एक नई डॉक्टर जो हर चीज को साइंस और लॉजिक से देखती है। लेकिन यहाँ उसका सामना होता है अंधविश्वास और डर की एक ऐसी दुनिया से जिसका साइंस के पास कोई जवाब ही नहीं है। मतलब ये जगह खुद में ही एक कहानी है। ऐसा लगता है जैसे दीवारों से सीलन टपक रही हो, हवा में एक अनजाना सा बोझ हो, और इस पूरे माहौल का सेंटर पॉइंट वो एक खिड़की जो हमेशा हमेशा बंद रखी जाती है। अब मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदारों से। डॉक्टर प्राची, जो साइंस पर पूरा भरोसा करती हैं। रघु, जो इस मुर्दाघर के हर कोने से वाकिफ है। फिर है अजय, एक लापरवाह वार्ड बॉय। डीन घोष, जो सख्त हैं पर अंधविश्वासी भी। और नर्स कविता, जो सब कुछ देखती हैं और डरती भी हैं। हर एक शख्स इस रहस्य को सुलझाने या उलझाने में एक अहम किरदार निभाता है। और यही इस कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ है डॉक्टर प्राची का नजरिया कि ये बस एक नौकरी है, रिपोर्ट बनाओ और घर जाओ, और दूसरी तरफ है अस्पताल स्टाफ का विश्वास कि यहाँ कोई शक्ति है और चौथी खिड़की को भूलकर भी नहीं छूना है। ये सीधी टक्कर है साइंस और अंधविश्वास के बीच की। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, खिड़की का इतिहास। देखिए, खिड़की सिर्फ कांच और लोहे का एक ढांचा नहीं है, इसका एक काला, खूनी इतिहास है। एक ऐसा इतिहास जो बताता है कि यहाँ दांव पर क्या लगा हुआ है। इस टाइमलाइन को देखिए, एक पैटर्न साफ दिखता है। 8 साल पहले निधि नाम की एक लड़की की मौत होती है। फिर 6 साल पहले डॉक्टर जोशी उस खिड़की को खोलते हैं और बुरी तरह से डर जाते हैं। और सिर्फ 2 हफ्ते बाद उनकी लाश उसी खिड़की के नीचे मिलती है। और अब डॉक्टर प्राची इस मुर्दा घर में आई हैं। ये साफ है कि जो कुछ भी हो रहा है वो डॉक्टर प्राची के आने से बहुत पहले से चल रहा है। और नर्स कविता, जो वहां मौजूद थीं, उनके शब्दों से तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहती हैं, उनका चेहरा जैसे वो कुछ ऐसा देख रहे हो जो वहां था ही नहीं। मतलब ये कोई अफवाह नहीं है, स्टाफ का डर एक असली भयानक घटना पर टिका है, और इससे ये एहसास होता है कि खतरा बिल्कुल सच्चा है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। तीसरा हिस्सा, टूटते नियम, गहराता डर। क्या होता है जब सालों से बने नियम तोड़े जाते हैं? डर और गहरा हो जाता है, और अंजाम बहुत भयानक होता है। और इसकी शुरुआत होती है एक मामूली सी गलती से। मुर्दा घर में जगह कम थी तो डॉक्टर प्राची ने अनजाने में एक टेबल जिस पर एक लाश रखी थी, सीधे उस चौथी खिड़की के सामने रख दी। एक छोटा सा काम था, लेकिन ये उस अमावस्या की रात को किया गया, और इस एक गलती ने शीशे के उस पार सोई हुई किसी चीज को जैसे जगा दिया। और तब डॉक्टर प्राची पहली बार उस चीज का अनुभव करती हैं जिसे वो मानती नहीं थीं। अचानक लाइटें तेजी से झपझपाने लगती हैं। फिर एक आवाज आती है, जैसे कोई सलाखों पर अपने नाखून घिस रहा हो। और फिर खिड़की के लोहे की सलाखें बाहर की तरफ मुड़ने लगती हैं। उन्हें बाहर कोहरे में एक हल्की सी पीली रोशनी दिखती है, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। अब ये डर सिर्फ एक कहानी नहीं था, ये उनके लिए पर्सनल हो चुका था। लेकिन अगर इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया जाए तो वार्ड बॉय अजय यही गलती करने वाला था, और उसे ये सबक बहुत महंगा पड़ने वाला था। अजय ने सोचा कि वो खिड़की साफ कर दे। उसने उसे खोल दिया, और अगले ही पल वो फर्श पर मरा पड़ा था। उसका चेहरा डर से एक चीख में जम गया था। अजय की मौत इस बात का सबूत थी कि चेतावनी मजाक नहीं थी। और उसी पल नर्स कविता को खिड़की के पास लाल साड़ी में एक परछाई दिखती है। तो चौथा हिस्सा है निधि की अधूरी कहानी। अब हम इस भूत प्रेत की कहानी के पीछे की वजह जानेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक दुख भरी दास्तान है। ये निधि की कहानी है जो पूरी नहीं हो सकी। और यहाँ डीन घोष इस राज से पर्दा उठाते हैं। वो बताते हैं कि मुर्दा घर में भटकने वाली शक्ति कोई भूत या राक्षस नहीं, बल्कि एक नौजवान लड़की निधि की आत्मा है, जिसका 8 साल पहले बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। निधि की कहानी सच में दिल दहला देने वाली है। 8 साल पहले उसकी हत्या हुई,
उसका चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि जब उसकी लाश मुर्दा घर लाई गई तो उसका परिवार भी उसे पहचान नहीं पाया। और फिर उसे बिना अंतिम संस्कार के उसी चौथी खिड़की के नीचे एक टेबल पर छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि उस वक्त का ऑन ड्यूटी डॉक्टर भी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। मतलब उसे सिर्फ मारा ही नहीं गया, बल्कि उसकी आत्मा को दुख और गुस्से के एक चक्कर में फंसा दिया गया। अब जब सच सामने आ गया है तो डॉक्टर प्राची सिर्फ दूर खड़ी होकर नहीं देख सकती। अब वो इस कहानी का हिस्सा बन चुकी हैं और अब वो एक आखिरी लेकिन जरूरी कोशिश करती हैं निधि की आत्मा को शांति दिलाने की। तो इसके लिए एक अनुष्ठान किया जाता है। एक तांत्रिक बाबा महेश्वरनाथ एक पवित्र घेरा बनाते हैं। वो मंत्रों से निधि की आत्मा को बुलाते हैं। फिर डॉक्टर प्राची सीधे निधि से बात करती हैं और उसे वादा करती हैं कि वो उससे इंसाफ दिलाएंगी। इसके बाद पवित्र भस्म से आत्मा को थोड़ी देर के लिए शांत किया जाता है। ये समझना जरूरी है कि ये कोई झाड़ फूक नहीं था। मकसद आत्मा को खत्म करना नहीं, बल्कि उस पीड़िता से बात करना, उसका दुख समझना और उसे इंसाफ का यकीन दिलाना था। और तब निधि की आत्मा अपना दर्द बयां करती है। वो कहती है, मुझे इंसाफ दो, मेरा सच कोई नहीं जानता, किसी ने मेरी चिता नहीं जलाई, मैं अधूरी रह गई। उसके इन शब्दों से साफ हो जाता है कि उसका दुख सिर्फ उसकी हत्या का नहीं, बल्कि इस बात का है कि उसकी मौत एक रहस्य बनकर रह गए और उसे अंतिम विदाई भी नसीब नहीं हुई। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, न्याय और शांति। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक डॉक्टर का वादा एक भटकती आत्मा को आखिरकार मुक्ति दिलाता है। अब डॉक्टर प्राची अपना वादा पूरा करती हैं और ये कमाल की बात है कि वो एक आध्यात्मिक समस्या को सुलझाने के लिए अपने साइंटिफिक तरीकों और दृढ़ संकल्प का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ आकर साइंस और विश्वास के बीच की दीवार जैसे टूट जाती है। तो वो करती क्या हैं? वो निधि की पुरानी केस फाइल फिर से खुलवाती हैं। अस्पताल के रिकॉर्ड्स और डीएनए की मदद से वो निधि के परिवार को ढूंढ निकालती हैं। उस परिवार को वो पवित्र भस्म दी जाती है, निधि के अवशेषों के रूप में। फिर गंगा नदी के किनारे पूरे रीति रिवाज से निधि का अंतिम संस्कार किया जाता है। और जैसे ही ये होता है, वो चौथी खिड़की अपने आप बंद हो जाती है हमेशा के लिए, और मुर्दा घर में शांति लौट आती है। यही तो असली समाधान था, सिर्फ एक भूत को शांत करना नहीं, बल्कि एक इंसान को उसका सम्मान वापस दिलाना, उसके परिवार को दुख मनाने का मौका देना और आखिर में उसकी आत्मा को चैन से विदा होने देना। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या सच में कुछ आत्माएं तब तक भटकती रहती हैं जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता? शायद वो चौथी खिड़की सिर्फ डर का एक निशान नहीं थी, वो इंसाफ के लिए एक पुकार थी, एक ऐसी पुकार जिसे अब और अनसुना नहीं किया जा सकता था।